औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सावी बैठक में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया, उनको ज्वाइन करने पे खुशामदीद। आज की इस बैठक का जो टॉपिक है जो आज हम बात करेंगे, ज़्यादा उर्दू में बात होगी, उर्दू पंजाबी में और सराइकी है, जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, कोशिश हम करेंगे कि हम इसमें इंग्लिश कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान हजरात जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो मौजू है वो धान की नर्सरी की किस तरह से हम जो है ना देखभाल कर सकते हैं और अपनी उसे किस तरह से अपने खेत में मुंतकिली करनी है। तो इस सारी कोशिश का जो जिसमें सावी इस तरह के बैठक को एहतमाम करती है, इसकी सारी कोशिश का मकसद होता है कि हम किस तरह से अपनी जो है पैदावार को बढ़ा सकें और उन अवामल के साथ जिससे हमारी जो पैदावारी लागत है वो कम से कम हो सके और हम फी एकड़ अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। तो पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ पर इस वक्त जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से हमारे हीट वेव आई, गर्मी का मौसम बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो इन हालात में हमें किस तरह से अपनी देखभाल करनी है, किस तरह से हम अपनी इस फसल को, आपको पता है जो हमारी धान की फसल है तकरीबन कोई 5 लाख से ज़्यादा एकड़ पर ग्रो की जाती है। हाँ जी, मेरे ख्याल नंबर्स को करेक्ट करेंगे, मेरे जो दूसरे कोलीग है यहाँ पे हैं। तो मैं स्पेशली आज बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से असामा बिन खालिद साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम असामा साहब। और हमें आफ्ताब नसीम साहब माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं फौजी फर्टिलाइज़र पाकिस्तान से। इनका तजर्बा है ज़मीन की देखभाल से लेके फसल की जो उसकी खुराक की ज़रूरत है उसके ऊपर उनका बहुत काम है। फिर हमारे साथ तीसरे एक्सपर्ट हैं इमरान शेख साहब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और इनका काम बहुत ज़्यादा चावल की जो हम कहते हैं किस तरह से पैदावार बढ़ाई जाए, लेकिन इस तरह से कि ये सस्टेनेबल हो, जो कि पानी और जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करते हुए। तो ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गैलेक्सी राइस मिल के साथ इनका एसोसिएशन है। और फिर हमारे साथ हैं चौथे बड़े एक्सपर्ट भी हैं, फार्मर भी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर अबू फजल साहब। फार्मर हैं, फार्मिंग करते हैं, पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन इनका फार्मिंग के साथ बहुत एसोसिएशन है। और हमारे कहें कि सावी के वन ऑफ वो उन बहुत से कम फार्मर्स में से हैं जो कि टेक्नोलॉजी को और अपनी दानिस्त को इस्तेमाल करते हुए अपनी फार्मिंग करते हैं। तो इन सब का, आप इस पैनल का बहुत शुक्रिया, आपका आज कोई महफिल में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। तो हम बड़ा टाइम का बहुत हमें पर्टिकुलर होना पड़ता है, बहुत कोशिश करते हैं कि हम 1 घंटे के अंदर ही इस बैठक को ख़त्म करें। और ये बैठक जो होती है ये ओपन होती है क्वेश्चंस के लिए। आप किसान हजरात हमें फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इस फोरम जो है ये जूम लिंक, इसका भी लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बगैर ज़्यादा टाइम लिए हुए अपने कोलीग्स की तरफ जाता हूँ, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस वक्त चावल की पैदावार अच्छी हासिल करने के लिए इस वक्त हम जून में बैठे हैं, जून का पहला हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें अब नर्सरी लगना शुरू हो गई है। तो कौन से ऐसे इकदामात हैं जो हमें करने हैं, और उससे पहले चूँकि सॉइल को प्रिपेयर करना है, ज़मीन को तैयारी है, तो मेरे ख्याल पहले ज़मीन पे जाते हैं। तो ज़मीन के लिए हम पहले आफ्ताब नसीम साहब से पूछते हैं कि जहाँ हमने चावल लगाना है तो वहाँ पर ज़मीन की तैयारी के लिए क्या ऐसे अवामल हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, और ख़ासूसी तौर पर ज़मीन की जो उसकी ज़रखेज़ी है उसको हम किस तरह से उसको चेक करें कि उसके अंदर अपना जो अज्जा हैं उनकी कमी है या उनकी तरतीब किस तरह से है। तो आज आफ्ताब नसीम साहब आपकी तरफ जाते हैं। सर, आप हमें बताइए कि अभी आपने धान की फसल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें ज़मीन की तैयारी के कौन से मराहल हैं जिनकी तरफ जाना है। जी आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब। सबसे पहले तो मैं सावी प्लेटफॉर्म, सावी बैठक जो कि काश्तकारों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम करती है और उनकी क्या कहते हैं रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ फसलात के ऊपर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम करती रहती है, उनका मशकूर हूँ। और इस धान के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है, मैं आपका मशकूर हूँ। आपने ज़मीन की तैयारी के हवाले से
मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा बात करूं। काश्तकार जो हमारा पाकिस्तान का है वो ज़मीन की तैयारी को काफ़ी अच्छे हद तक समझता है। मैं जो पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है कि उससे पहले उसे क्या करना चाहिए। एक तो ये कि जब धान की फसल हम काश्त करते हैं तो गंदम की बर्दाश्त के बाद आपके पास यानी काश्तकार के पास काफ़ी वक्त होता है, जिसमें अगर पानी के वसाइल दस्तियाब हों तो वो कोई भी सब्ज खाद वाली फसल जो है वो काश्त कर सकता है, जंतर वगैरह, जिसको बाद में रोटावेट करके ज़मीन की जरखेजी को बेहतर किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सके तो सबसे पहले तो ये है कि ज़मीन की टेस्ट कराया जाए, ज़मीन का तजिया कराया जाए, जो कि ज़िले लेवल पर, ज़िले सतह पर हुकूमत पंजाब की सॉइल फर्टिलिटी डिपार्टमेंट उसको ये सर्विस दे रही है। बाकी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से भी कोशिश कर रहा है कि जी काश्तकारों तक ये सर्विस मुफ्त बहम पहुँचाई जाए, और इसमें हमारी मुख्तलिफ जगहों पर लेबॉर्ट्रियाँ, यहाँ से हमारे काश्तकार भाई करवा सकते हैं। और कमाद ये धान की जो फसल जहाँ पर काश्त होती है, जिसको हम का हब कह सकते हैं, वहाँ पर शेखुपुरा में भी हमारी एक लेबॉर्ट्री एडवाइजरी सेंटर का है, वहाँ से करवा सकते हैं। इसमें देखने की ज़रूरत ये होती है कि पाकिस्तान में जो ज़मीनों की सूरत हाल है, नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक मैटर ये तो तकरीबन 98-100% ज़मीनों में कम है इस वक्त। यानी कि नाइट्रोजन वाली खाद हमने इस्तेमाल करनी ही करनी है, उसको मैं बाद में जिक्र करूँगा कि कैसे करनी है। ये तो तय है कि आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन वाली खाद की कमी है, वो किस हद तक है, आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा कितना है, ये आपने तजिए से पता चल सकता है। इसी तरह जो दूसरा अहम ग़िज़ाई जुज़ है फास्फोरस, जिसको हम डीएपी खाद की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी ज़मीनों में 90-92% से ज़्यादा ज़मीनों में कमी हो चुकी है। लेकिन इसकी सतह कितनी कम है, किस हद तक कम है, उसका अंदाज़ा हमें ज़मीन के तजिए से ही पता चलेगा। उसके लिए भी आप पहले ज़मीन का तजिया करें। तीसरा अहम जो पोटाशियम है, जो कि क्लाइमेट चेंज या जो मौसमियाती तगय्युरात हैं, तब्दीलियाँ हैं, इनके लिए बहुत ही अहम जुज़ है। और धान की फसल, चावल की फसल में क्वालिटी के लिए बहुत अहम है। और आपको पता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 मिलियन टन यानी 40 लाख ये 4 मिलियन टन 40 लाख टन के करीब जो चावल है वो बरामद एक्सपोर्ट करता है, और उससे $2 बिलियन से ज़्यादा का ज़र्रे मुबादला अल्हम्दुलिल्लाह कमाता है। तो उसके लिए एक तो ये होता है कि जो आप पेस्टिसाइड या फंजीसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी लिमिट, जिसे MRLs कहते हैं, वो परमिसिबल लिमिट यानी उस हद तक होनी चाहिए जहाँ तक इजाज़त दी जाती है उन ममालिक में। दूसरा जो पोटाशियम है, इसका रोल बहुत अहम है कि चावल के लंबाई बेहतर करना, उसमें शाइनिंग लेके आना, उसकी कुकिंग क्वालिटी, उसके एरोमा को यानी कि उसकी खुशबू को बेहतर करता है। ये जो अंसर है पोटाशियम, ये पाकिस्तान की ज़मीनों में 50% तक इसकी ज़मीनों में कमी हो चुकी है, और 50% ज़मीनों में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अभी एक ऐसी हद तक मौजूद है कि अभी शायद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फर्टिलिटी मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं कि जी काश्तकारी ऐसे की जाए कि देर पा काश्तकारी के लिए, तो हमें उसको में भी डालना चाहिए, और इसका भी अंदाजा हमें तजिए से होगा। अगर दो यहाँ जो पर सर, सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ आफ्ताब भाई, आपने बहुत अच्छी बात की पोटाशियम की। तो उससे पहले थोड़ा सा, जब हमने वो अपनी जमीन का तजिया कराना है, तो जिसको पीएच कहते हैं, तो वो एक उसके बारे में बताया कि लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि जी मेरी पीएच जो है वो ज्यादा है, और ये अच्छा जी जी, तो सवाल पानी डॉक्टर मेरा साहब ने जैसे किया, और ये जी प्लीज। अक्सर काश्तकारी के मौज़ूआत में ये मौजू बहस आता है पीएच का। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये दो जो जोर है, मैं अपनी बात उसको फिर इस तरफ लेके आता हूँ पीएच की तरफ। वो दो जो जोर है, एक जिंक जिसकी हमारी जमीनों में 85% कमी हो चुकी है, और चावल की फसल के लिए, धान की फसल के लिए वो निहायत अहम है, क्योंकि ये फसल खड़े पानी में काश्त की जाती है और उसमें जिंक की दस्तयाबी फसल को कम हो जाती है, उसका डालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है बोरान, के बाज़ात हमारे जो मुंजर होते हैं चावल के, उनकी भराई सही नहीं होती, खाली रह जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर पोलिनेशन जेरगी का अमल है और उसके बाद बारावरी का अमल है वो होता है, जिसके लिए पोलन ट्यूब का बनना ज़रूरी है, वो बोरान की कमी से मुतासर होता है। तो उसकी भी तकरीबन 60-65% ज़मीनों में कमी हो चुकी है। अभी डॉक्टर साहब आपने जो सवाल किया पीएच, ये बहुत अहम है। इसमें मैं अपने काश्तकार भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि पीएच आम तौर पर है ज़मीन का रिएक्शन या ज़मीन का बुखार, जिससे हमें ज़मीन का तौम्मल पता चलता है कि जी ज़मीन जिसका तजिया कराया जा रहा है वो असासी नोयत की है, मुतदिल नोयत की है, या फिर तेजाबी नोयत की है। 7 जो पीएच होती है ज़मीन की वो मुतदिल कहलाती है,
7 से ऊपर होगी वो असासी होगी, फिर जितनी बढ़ती जाएगी वो ज्यादा असासी, बहुत इंतहाई ज्यादा असासी, और 14 तक इसका स्केल है। इसी तरह 7 से नीचे हम आते जाएंगे तो तेजाबी, कम तेजाबी, ज्यादा तेजाबी, और अगर हम जितना सिफर की तरफ जाएंगे उतनी ही जमीन बहुत ज्यादा तेजाबी होगी। यहाँ पर मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की ज़मीनें हैं, इनका ना जिस पेरेंट मटेरियल से, जिस मादे से अल्लाह ताला ने इनको बनाया है वो कैल्केरियस नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है, जिसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनों की पीएच जो है वो असासी नवीयत की है। ज़्यादातर जो हमारी ज़मीनें हैं उनकी पीएच कुदरती तौर पर 7.5 से लेके 8.5 तक है। जो ज़मीनें हमारे क्या कहते हैं शुमाली इलाका जात में है, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा है, बारिशों का जो पैटर्न जिसे हम कह सकते हैं वो मुतवातर है कि वक्फे वक्फे से होती रहती हैं, वहाँ पर जो पीएच है वो 7.5 या 7 या 8 से कम है। बाकी ज़्यादातर ज़मीनों में 7.8 से लेके 8.5 तक है। ये हमारी सारी ज़मीनें सेहतमंद ज़मीनें ही कहलाएंगी। बेशक ये असासी हैं, उसकी वजह यह है कि इनका पेरेंट मटीरियल ही ऐसे अनासर से बना है जो कि कैल्केरियस नेचर है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनाइट और जो दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी वजह से, मैग्नीशियम है, इवन पोटाशियम है, उनकी वजह से जब हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं तो ये पीएच हमारी असासी है। हाँ, अगर पीएच 8.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट मटेरियल के अलावा अब उस जमीन में कोई मसला है, या तो सोडियम का जो कलराठापन है, सोडियम का जो हम कहते हैं कि काला कलर, वो हो गया है, या जमीन में ऐसे नमकियात जमा हो गए हैं ट्यूबवेल का पानी लग लग के, या उसके किसी वजह से नमकियात आ गए हैं, या उसके अंदर पहले से नमकियात थे, उनकी वजह से अगर पीएच 8.5 से ज्यादा है, 9 है, 9.5 है, तो फिर उसको तजिया से टेस्ट करा के जिप्सम रिक्वायरमेंट उसकी मालूम करनी चाहिए और फिर उसको रिक्लेम करना चाहिए। बाकी अगर आपकी ज़मीन की पीएच, किसी भी काश्तकार भाई की ज़मीन की पीएच 8.4, 8.3 या 8.5 से कम आती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसमें बाकी वामल आप जब तजिया करवाएं तो वो देखें कि क्या इसकी ईसी यानी कि हल पजीर नमकियात, जिसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, वो नॉर्मल है, वो ठीक है। उसके अलावा उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम या एससीआर, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो, काबिल तबादला सोडियम, क्या वो 13 से कम है? अगर वो ये चीजें ठीक है तो फिर उसकी 8.4 या 8.5 पीएच का कोई मसला नहीं है। तो ये चीज हमारे काश्तकार भाइयों को सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, और कभी भी जमीन की पीएच जो कि उसकी कुदरती तौर पर है, आप जो मर्जी कर लें उसको कम नहीं कर सकते। आप ओके, उसको अच्छा, मेंटेन कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने डॉक्टर साहब इतनी सारी, आफ्ताब साहब इतनी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर दी कि आपने ज़मीन के तजिए की बात की, आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम उसकी रिक्वायरमेंट की बात की, आपने पीएच की बात की। अच्छा, आप इन सारी चीज़ों को करने के लिए आप जिम्मेदार को ये सारे अवामल सारे जहन में रखने हैं, तो तज्जिया क्यों कराना है, कब कराना है, कितनी दफ़ा कराना चाहिए, हर साल कराएं या 3-4 साल बाद कराएं, तो जरा इसके बारे में बताएं सर। बहुत अच्छी बात है। एक तो ये है कि धान की फसल के लिए, हाँ, आमतौर पर आजकल हमारा मशीनी काश्त हो रही है, बर्दाश्त भी, काश्त भी, ऑपरेशंस भी, आप जो भी कह रहे हैं कि सारा कुछ मशीनी हो रहा है, तो काश्तकार के पास एक के बाद दूसरी फसल आती है तो टाइम नहीं होता है। लेकिन धान की फसल ऐसी है कि जब इसकी पनीरी लग जाती है तो 1 महीना तो हमारे पास वैसे ही पड़ा होता है उसकी मुंतकली के लिए, कि हम अपनी जमीनों का तजिया आराम से करा सकते हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा टाइम है जो धान और गंदम की जो रोटेशन जिसे हम कहते हैं कि हेर फेर जो फसलों का, जहाँ पर गंदम और चावल लगाए जाते हैं, कि आप गंदम की बर्दाश्त के बाद, कटाई के बाद, जिस वक्त आपका दिल करे आप ज़मीन का तजिया कराएं। उसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं हुकूमत पंजाब ने या हुकूमत पाकिस्तान ने हर सूबे में मुख्तलिफ ज़िलाई लेवल पे, पंजाब में तो खासतौर पर ज़िलाई सतह पर मिट्टी और पानी की तजिया की लेबार्ट्रियाँ मौजूद हैं, वहाँ से करा सकते हैं। नहीं तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ये सहूलत बिला मुआवजा आपको फ्राहम कर दी अपने काश्तकार भाइयों को, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मतलब पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ पर ये सर्विस मौजूद है। जहाँ भी आप कहेंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। ये धान के इलाके में शेखुपुरा में हमारा फार्म एडवाइजरी सेंटर बिल्कुल मोटरवे के ऊपर गुजरांवाला रोड पर वाक़ है, वहाँ पर हमारी लेबॉर्ट्री भी है। फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0800 00332, वहाँ से आप कॉल करके हमसे रब्ता करके ये इस सहूलत से
मुस्तफीद हो सकते हैं। किसी भी अदारे से, किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से, कहीं से भी करवा जरूर लें। और इसमें आफ्ताब साहब हम आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। हम सावी से जो है ना अक्सर लोगों को कहते हैं, तो आपने पहले भी हेल्प किया है, कुछ फार्मर्स अभी हमारे साथ आए थे, तो हम उनको जरूर आपकी तरफ भेजेंगे। जी ये जी, बहुत जो भी आपकी आएगा काइंड हम ऑफर है। हाजिर हैं सर उसमें। तो ये एक कंपनी का कह लें कि एक विजन स्टेटमेंट है, एक मिशन है। उसमें जो भी काश्तकार चाहता है वो रिगार्डलेस कि वो बड़ा है छोटा है किस इलाके का, उस तक हम पहुंचेंगे। बाकी आपने कहा था चलिए। कि कितनी देर बाद कराना चाहिए, तो इसमें जी। साइंसी तरीके से तो ये है कि आप कम से कम 3 साल बाद अपनी जमीन की फर्टिलिटी स्टेटस जरूर देखें। 3 साल लेकिन बाद। रिकमेंडेशन के लिए जरूरी होता है कि गंदम की रिकमेंडेशन डिफरेंट है, उसका जमीन से खुराक का जज्ब करना, न्यूट्रिएंट रिमूवल, वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इसी तरह जो धान या चावल है, इसकी फसल की जो न्यूट्रिएंट रिमूवल है वो मुख्तलिफ है, इसकी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ है। उसी जमीन में चावल की फसल के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन थोड़ी डिफरेंट होंगी और उसके लिए गंदम के लिए मुख्तलिफ होंगी। वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट से मिलकर कि ये मेरा तजिया है जमीन का, इसके मुताबिक मैं चावल के लिए क्या करूं और गंदम के लिए भी। और 3 साल तक ये वैलिड रहता है अगर आपने तजिया राजी एक दफा करवा लिया। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज या कह लें कि फार्मिंग करना चाहते हैं, मॉडर्न लाइन पे करना चाहते हैं, तो आप हर फसल से पहले भी करा लें। लेकिन 3 साल तक फर्टिलिटी को नॉर्मली होता है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन 3 साल के बाद आपको अपना डिप्लीशन लेवल, और अगर आप कोई ऐसी प्रैक्टिस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या कोई इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका पता चल जाता है कि आपकी जो जमीन है और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप कुछ रिस्टोर करने में कामयाब हुए हैं या कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, बस। कुछ और? अब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ गया बहुत पहले ही, वो तो थोड़ी देर में उनको जवाब देंगे। ये हमें राजनपुर से क्वेश्चन आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि राजनपुर में जो है धान की काश्त का टाइम कब है। तो ये सवाल हम होल्ड रखते हैं। तो चलें जी, अभी हमारे साथ उसामा साहब ने जान के, उसामा साहब अपने तरफ माइक ऑन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। फिर हम नसीम साहब के दोबारा आएंगे, आफ्ताब साहब के। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। जी जी जी, उसामा मैं साहब। जी शुक्र। जी आप, जी असामा साहब, आप जरा बताइए, आपसे ही हम शुरू करते हैं कि अब इस वक्त हम जून का महीना शुरू हो गया, आज 4 तारीख है जून की। तो आप बताइए कि अभी हमें नर्सरी तैयारी करने के लिए कौन से ऐसे अवामल हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। आप सुन रहे हैं हमें? जी मैं ख्याल आफ्ताब अभी तक नहीं शायद आए, या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। सामने चलें, चलते हैं इमरान शेख साहब के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तो माशाल्लाह धान के गुरु हैं। तो हम आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताइए कि जी अभी आफ्ताब साहब ने बताया कि जमीन की तैयारी, ठीक है जी, पहले से अभी टाइम है, प्रिपेयर करना है, आपने अपने सॉइल टेस्ट करा लें, जमीन का तजिया करवा लें। जी अच्छा, अब तजिया हुआ तो अब आप बताएं कि जमीन की तैयारी में और दूसरे कौन से मराहल आप बताइए, जिसमें वो लेजर लेवलिंग भी बात करते हैं पानी के लिए, या दूसरी जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप जरा उनके बारे में बताइए। और फिर जी आप लेके जाइएगा हमें धान की जो पनीरी के बारे में। जी प्लीज। जी, मेरा ख्याल है कि मैं जब डेली ट्रैवल करता हूँ तो इस वक्त लेजर लेवलिंग जो है ना जी, वो हो रही है, और कुछ अर्ली सोइंग वैरायटीज की जो है ना वो नर्सरी लग रही है। मेरे जाती ख्याल में फार्मर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस फार्मर का वो लेजर लेवलिंग पे है, क्योंकि ये मुश्ताक गिल साहब बैठे हैं, इनका ही लगाया हुआ पौधा है जो पंजाब में घनी छांव जो है वो दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह लेजर लेवलिंग के ऊपर पंजाब लीड कर रहा है पूरी कंट्री में। और हमारे लेजर लेवलिंग पे स्टैट्स जो हैं वो जो करीबी हमारे हमसाया मुल्क हैं जो ज़राअत में बहुत आगे हैं, ये ऐसी चीज़ है जिनमें हम उनसे भी बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेजर लेवलिंग जो फार्मर का फोकस है, फार्मर परसेप्शन उस पर बहुत अच्छी है। तो इस वक्त का जो मरला है वो लेजर लेवलिंग का है। बाकी उसामा इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बताएगा कि किस तरीके से जो बेहतर टाइम है वो कौन सा है। और डॉक्टर साहब मोस्टली फार्मर्स जो है ना उनके ऑन फार्म जो इश्यूज होते हैं वो उनको भी देखते हैं। हम मतलब कह सकते हैं कि जी 21 मई के बाद 1 जून से 10 जून तक बेस्ट टाइम है नर्सरी का। लेकिन ये कि फार्मर ने ये भी देखना है कि अभी पानी नहीं है, ट्यूबवेल का हिसाब किताब है, बिजली की लोड शेडिंग है, आगे बिजली के रेट बढ़े हैं। तो फार्मर के अपने भी बहुत सारे इश्यूज हैं। एक्सपर्ट्स तो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन फार्मर्स ने इन चीज़ों को देख के तो एक अपना भी टाइमलाइन बनानी होती है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त फार्मर इज ऑन वेरी हाई नोट।
और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में जो पैडी का रेट है वो 4000 प्लस से 5000 प्लस तक 40 केजी में चल रहा है। और ये एक ऐसी चीज है जिसने फार्मर के अंदर एक इम्पेटस पैदा कर दी है, उसको रिवाइटलाइज कर दिया कि फार्मर बहुत एक्टिव है इस वक्त। पूरा फोकस जो है फार्मर का वो राइस पे है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें अपने फार्मर्स को जब गाइड करना है तो उनके जो ऑन फार्म इश्यूज है उनको भी ज़हन में रख के तो फिर हमें गाइड करना चाहिए। और सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी सॉइल, मैं इसलिए सॉइल पे बात नहीं करूंगा कि जब आफ्ताब साहब बोल रहे होते हैं बाकी सारी चीज़ें बहुत पीछे होती हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे अगर पाकिस्तान में किसी बंदे को सॉइल एक्सपर्ट समझता हूँ तो वो आफ्ताब साहब है। और सावी का इसमें बहुत शुक्रिया, इस लेवल के एक्सपर्ट्स उन्होंने बुलाए जिससे हमें भी सीखने को मिल रहा है, फार्मर्स को भी मिल रहा है। थैंक यू जी। अरब डॉलर पाकिस्तान को से आते हैं। तो हम किस तरीके से इस फसल को इसकी निगहदाश्त अभी से शुरू करने के लिए, पानी कम है तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि उन्हें लेज़र लेवलिंग कब करानी है, कैसे करानी है और क्यों करानी है। जी जी गिल साहब आप म्यूट हैं। गिल साहब ने आज हमें मियामी से ज्वाइन किया है, यूएस से, तो लाहौर में नहीं है। ये गिल साहब सर आप म्यूट हैं। गिल साहब आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। जब तक गिल साहब अभी थोड़ा अपना माइक ठीक करते हैं तो हम चलते हैं अपने उसामा साहब, आपने ज्वाइन कर लिया हमें? जी उसामा साहब, हमारे साहब शहबाज साहब भी हैं। शहबाज साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा से, जो कि कॉटन की बेल्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया आप लोगों ने जी, बड़े। बहुत शुक्रिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि आप हमें बताइए कि इस वक्त जो जमीन की तैयारी हम कर रहे थे उसके ऊपर लेजर जी लेवलिंग जी की बात कर रहे थे। शहबाज साहब अब हमें गाइड करें, और फिर ये जो आज हमें अपनी नर्सरी को तैयार करना है तो उसके कौन से अवामल हैं, सीड को बीज है, वैरायटी है, सारी चीजों के बारे में जरा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता दें। तो जी आप तुम को तो चूंकि आप राइस बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, जी नहीं, हम अभी आपसे सुन। अभी को हमारा, क्योंकि कोस राइस की जो नर्सरी है उसकी सोइंग का टाइम डिपार्टमेंट के मुताबिक 20 मई से 7 जून तक है तकरीबन। ये अब बासमती की जो है नर्सरी है वो उसकी काश्त अब कुछ फार्मर्स ने कर दी है, कुछ शुरू करने वाले हैं। तो उसमें हमारे PK 11 21 जो है उसकी हमारे यहाँ ज़्यादा जो शेखुपुरा का जोन है इसमें PK 11 21 का किसान बासमती और अल खालिद भी कहेंगे। इस दफ़ा लोगों को बड़ा ट्रेंड था अल खालिद के लिए भी। तो हमारे तो यही रिकमेंडेशन फार्मर के लिए है, अगर आप किसान बासमती काश्त करनी है तो उसका हम कहते हैं 10 जून के बाद, 10 जून से 30 जून तक उसकी नर्सरी काश्त करें, क्योंकि ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है और ये तकरीबन 90 डेज में पक के तैयार होती है। तो इसका टाइम तो 10 जून से 30 जून तक है। तो बाकी जो बासमती फाइन इकसाम है उनकी नर्सरी का सोइंग टाइम जो है वो 7 जून से आप 30 जून कर सकते हैं। तो बाकी जो नर्सरी काश्त हो चुकी है जैसे कोर्स की है, उसमें अगर आप देखते हैं कि कहीं अगर कोई कैसे देख रहे हैं हम, टेम्परेचर जो है ना 40 जो है ना ऊपर जा रहा है, 40 से 42 जा रहा है। तो इसमें ये कोशिश करें कि पानी ज़्यादा देर तक खड़ा भी ना रहे और ना ही जो उसको जो है ना वो खुश्क होने दें। इससे प्रेरी में आजकल जो हमारा इशू जरा आ रहा है वो भरने के हवाले से है कि कुछ जो है ना, क्योंकि नाजुक पौधे हैं और ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है ना वो खुश्क हो रहे हैं ऊपर से। तो इसकी फार्मर के लिए ये रिकमेंडेशन थी कि आप उनको पानी जो है वो आप ज़्यादा एक दिन पूरा खड़ा ना रहे, शाम को पानी लगाते हैं, अगले दिन अगर ज़्यादा पानी हो तो उसको निकाल दें, रोज़ जो है ना उसको डेली बेसिस पे ताज़ा पानी को लगाया जाए। तो बाकी अगर कहीं उसकी अगर रंगत जो नर्सरी सोइंग की हुई है कहीं से अगर येलो नज़र आया तो आप उसमें यूरिया जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं जिंक है उसकी भी रिकमेंडेशन जो है ना आजकल चल रही है, जिंक भी डालना है। तो बाकी यही अभी है अच्छा सर, बासमती किसान के लिए ज़मीन शहबाज का साहब लेवल सॉरी होना। सॉरी
शहबाज जी, साहब तो थोड़ा सा हमें बताइए कि हमने नर्सरी बनानी है। अब नर्सरी के दो तरीके हैं, आपने नर्सरी या तो हाथ से चौक वो लगाने हैं, वो वाला तरीका, उसके लिए नर्सरी तैयार करने के लिए कोई खास इकदाम हैं, और जो हमने जो मशीनी तरीके से लगाने हैं उसके लिए खास इकदाम, थोड़ा सा जरा आप हमें आसान अल्फाज में धीरे धीरे बताएं प्लीज। जो बहुत हमारी शुक्रिया। नर्सरी के लिए तैयारी बासमती इकसाम की नर्सरी काश्त के लिए, वो उसमें ये है कि मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग भी आजकल इंटरवेंशन डिपार्टमेंट का हो चुका है, तो काफ़ी हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जो है ना वो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर आ गए हैं। तो उसमें हमारा जो 3 साल से हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो इसके सीड पर ट्रे के हवाले से जो 90 ग्राम पर ट्रे जो सीड है ना जी, वो उसमें लिए आप जब ट्रे को आप जो है ना करते हैं नर्सरी सीडिंग मशीन के जरिए, चाहे क्रॉलिंग मशीन है चाहे दूसरी स्टेशनरी मशीन है, तो वो आपकी जहाँ ट्रे को रखना होता है वो जगह का लेवल होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो ट्रेस में जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग में जो आता है ना जी, वो ये कि जब ट्रे वहाँ रखते हैं तो ट्रे आपकी वो एक लेवल जगह नहीं होती, तो ऊंची नीची जगह होती है, वहाँ पानी जो है ना कहीं का ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, फिर भी वो ट्रे में नर्सरी जो है ना वो नहीं सही तरह नहीं होती, और अगर जो है ना पानी कम वो ना पहुँचे तो वो भी नर्सरी सूख जाती है। और फिर जब नर्सरी सीडिंग मशीन से नर्सरी लगा रहे होते हैं तो वो जो मट्टी है उसको आप छानना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो उसमें सही उसको आपने छानने से छाना नहीं हुआ है, बारीक मट्टी इस्तेमाल नहीं की है, उसमें पत्थर या रोड़ी आ गई है, तो उससे भी वो जो सीडिंग मशीन है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये आजकल जैसे मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग से आप करते हैं इसको सीडिंग मशीन से, तो यही है मेन, आप आम नॉर्मल मट्टी जो है हमारी वही इस्तेमाल करें, उसमें कोई बाल वगैरह या आप मौके का बाल ले लें या कोई और लेने की जरूरत नहीं है ना, उसमें फार्म जेट मिनरल डालने की जरूरत है। सिंपल आपकी जो मट्टी आपके खेत की है वही आप उसको इस्तेमाल करें, उसको छान लें, छानने के बाद आप उसको अपने इस्तेमाल नस्ली काश्त करें। बस यही है इसमें है, और कोई अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप इस वाले से पूछ सकते हैं। उसके अंदर आपने जब ये मिट्टी है मस्सी के अंदर, अभी तो मतलब और की राख या गोबर वगैरह वो तो अभी नहीं डालना होता ना, इस तरह से बता दें कि मतलब बिल्कुल सिर्फ सिर्फ मिट्टी होगी। कौन सी किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? मट्टी हमारी जिस तरह जो है ना, हमारी जैसे जमीन हमारी जो है ना, आपके अपनी जिस जो आपकी खेती में मेरा टाइप जो होती है ना मट्टी जो भी है, वो आपकी फर्टाइल होती है। आप ऊपर से अगर बाद लोगों में देखा फील्ड में, आप वो फार्मर ने ऐसा करते हैं कि वो अपने अपने एरिया की जो है ना मट्टी ऊपर से 1-2 फुट हटा के नीचे वाली मट्टी जो है ना उसको इकट्ठा करके ना उससे नर्सरी जो है ना सोइंग करते हैं। और बड़ी अच्छी मैंने नर्सरी देखी थी पिछले दिनों, ये लास्ट वीक ननकाना साहब में हमने अपने यहाँ फार्म पे शेखुपुरा डॉक्टर से फार्म पे भी काश्त की है। तो मट्टी हमारे अपने खेत की जो मट्टी है वो आप देख लें, वो उसकी उसमें कोई साल्ट वगैरह या कलर वाली ना हो, वो एक जो फर्टाइल जो जगह है वहां से आप उसको ले लें आप मट्टी को, और छाने से ब्रीक करके उसको छान लें आप, तो ब्रीक मट्टी उसको उसे आप ट्रे जो है ना भरें उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। फिर इस पे अभी थोड़ी देर में फिर आते हैं कि अब मट्टी तो हमने ले ली, अब आपने सीड आपने क्या 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम जी हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट हम ये कर रहे हैं 2-3 साल से गुजरांवाला डॉक्टर सच फार्म पे और शेखुपुरा में। इसमें जी 80 से 80, 90, 100 और 110 ग्राम पर ट्रे के हिसाब से हम इसका ट्रायल कर रहे थे। लेकिन 90 ग्राम जो पर ट्रे जो है ना, जिसपे जो है ना वो उसके पर जो प्लांट्स हैं उसकी नर्सरी की जो ग्रोथ है वो अच्छी रही है 90 ग्राम में। तो हमारी ठीक है, रिकमेंडेशन भी यही है, और 90 ग्राम जो पर ट्रे जो सीड है ये ठीक है, ये ऑप्टिमम है। बाद लोग 100 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 90 ग्राम जो है ना, जितना आप बीज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ट्रे के अंदर जो प्लांट्स होंगे वो इतने ज़्यादा वो हेल्दी नहीं होंगे, वो ब्रीक होंगे, वो प्लांट उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर आप थोड़े से जो है ना 90 ग्राम तक सीड जाते हैं तो उस पर ये कि प्लांट जो है ना वो थोड़ा सा थिक होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आगे जो आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के दौरान उसको जो है ना वो शॉक इतना ज़्यादा नहीं होगा वो। शुक्रिया। हमारे साथ बाकी अब सब जी उसामा साहब आ सब गए, जरा हम उनसे पूछते हैं। उसामा साहब हमें बताइए कि जो हमने सीड लेने हैं तो सीड्स का वजन करने के बाद उनका टेस्ट करना है, उनकी जर्मिनेशन किनका उगाव किस तरह से है, कि हमने या ऐसे ही लगा देना। थोड़ा सा आप कोई आसान लफ्जों में वो तरीके या कोई गोर या झटके तरीके बताएं। जी जी ठीक है जी। तो ये प्लीज ये वाली बैठक ओपन होती है, किसी को कोई क्वेश्चन आए वो पूछ ले, ठीक है जी। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक किस्म की बातचीत वाला बैठक, नाम ही बैठक है। तो जी प्लीज कोई भी किसी वक्त भी अपना हाथ खड़ा कर सकता है और फिर हम उनका क्वेश्चन डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। जी उसामा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी आवाज़ आ रही सर? जी आ रही है आपके। जी जी बहुत शुक्रिया आपका जी ज्वाइन बहुत करने शुक्रिया का। जी। सबसे पहले तो तमाम लोगों को जी
जी ज्वाइन करने का जी। इसमें ये है कि आपने जो बता दिया कि जी तरीका क्या होना चाहिए, कोई बीज की जर्मिनेशन का या किस तरह का बीज है, तो जो सबसे पहले बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये है कि आप पहला ये थोड़ी सी इस पे मेहनत कर ले, हमारा जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो इस पे मेहनत करे कि हम कोई बीज अच्छी जगह से तलाश करें। उसमें जैसे हम अपना पेश करते हैं कालाशाह काकू को कि वो एक कम बेसिक या सर्टिफाइड, यानी एक आप कह लें कि इत्मीनान वाला बीज होता है। और क्योंकि हम अपने तौर पे भी उसकी जर्मिनेशन एक टेस्ट करते रहते हैं उसको सेल करने से पहले, तो हम मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं 85 से ऊपर या 90 से ऊपर ही हमारी जर्मिनेशन होती है और नॉर्मली होनी भी चाहिए। तो दूसरा ये है कि अगर आप वहाँ से, क्योंकि हर बंदे को वहाँ से अवेलेबल नहीं रहता या और भी अच्छी जगह से, तो पहली कोशिश तो यही है कि जी आप हेल्दी सीड ले, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन जितना हेल्दी सीड होगा उसकी जर्मिनेशन उसी लिहाज से बेहतर होगी। और दूसरा ये है कि आम इसका तरीका जर्मिनेशन टेस्ट का ये है कि आप अगर अपने तौर पे थोड़ा सा, क्योंकि अब आगे नई नस्ल भी आ रही है फार्मिंग में, तो अब फार्मिंग वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के तौर पे हम चला भी नहीं सकते। तो उसमें यही है जैसे हम एक साइंटिफिक लेवल पे, ये जनरल लेवल पे उसका जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं कि कुछ बीज लें, अगर आपके पास कोई पेट्री डिश अवेलेबल है तो उसमें रेत या कोई दूसरा मटेरियल या लिटमस पेपर लगा के उस पर भी आप चेक किया जा सकता है हल्का सा नमी, नहीं तो नॉर्मली अगर थोड़ा सा पानी में नमक डाल के, तो उसमें भी अगर आप सीड को भिगोएंगे कुछ देर, तो हल्के सीड जैसे हम वो चनों का एक करते थे नॉर्मली, कि वो जो हल्के होंगे वो ऊपर उठाएंगे जो आपके हेल्दी सीड नहीं होंगे, तो इस तरह उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सीड कोई सही है, तंदुरुस्त सीड है कि नहीं है। और इस तरह यही जर्मिनेशन आप खुद भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप लगा के टेस्ट कर सकते हैं 2-3 दिन पहले उसको किसी पेट्री डिश में, किसी वैसी उसको आप कोई चीज़ घर में रख के कोई टिश्यू पेपर के ऊपर या दूसरी ये टेस्ट की जा सकती है। वरना वो पानी वाला मेथड तो है ही है, उससे नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि ये हेल्दी है कि नहीं है। और वैसे एक विजुअल ऑब्जर्वेशन भी होती है बंदे की कि बाद का जब आप, क्योंकि आप जो तजर्बाकार लोग होते हैं तो उनमें ये भी चीज़ है कि वो बीज को देखते हुए हाथ में ही समझ आ जाती है। जैसे वो कहते हैं होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो वो शुरू में ही उसको देख के नजर आ जाता है कि यार इसमें हेल्दी जो सीड्स हैं उनकी रेशो क्या होगी। तो ये मेरी तरफ से है। और पहले यही है कि जी आप कोशिश करें थोड़ी सी शुरू में मेहनत करने की कि कहीं से अच्छा सोर्स का सीड मिल जाए, तो वो आपका ये वाला इशू वैसे ही आप कह लें कि तकरीबन 100% आपका सॉल्व हो जाता है। उसको आपको टेस्ट की कोई ऐसी ज़रूरत रह नहीं जाती सर। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी हमें शहबाज साहब बता रहे थे कि जो वैरायटीज़ कुछ हैं उनके मतलब जो किस्मों का जो उनकी नर्सरी लगाने का टाइम, ज़रा थोड़ा सा फिर आप भी अपने अल्फाज में बता दें कि किन किन वैरायटियों का नर्सरी का टाइम हो चुका है, किन के बारे में थोड़ा सा भी वेट करें। जी प्लीज़। जी बिल्कुल सर। उसमें ये है कि सर मोटा मोटा हम इनको 2 कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं जनरली। एक हम इंग्लिश में उसको कोर्स कहते हैं या आमतौर पे उनको मोटे चावल की किस्म जो कहते हैं हम उनको करते हैं। और दूसरी एक फाइन है या जिसको आप बासमती कह लें या फाइन, आप क्योंकि इंटरनेशनली और इसमें बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन एक बासमती और फाइन हम उनको ओवरऑल इकट्ठा ही ले लेते हैं। तो उसमें क्योंकि जो हमारी महकमाना सिफारिशात है उनमें तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जी 20 मई से पहले तो आप किसी सूरत में कोई भी पनीरी काश्त ना करें, वो खा मोटे की हो, वो खा पतले ये फाइन की हो या बासमती की हो। लेकिन एनी हो हम उसको बेंचमार्क रखते हैं 20 मई। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि 20 मई के बाद आप मोटे चावल जो हैं उनकी पनीरी को काश्त करना शुरू कर दें। ठीक है जी। उसमें क्योंकि ये ग्रोइंग डिग्री डेज वाली होती हैं, इन्होंने अपने दिन पूरे करने होते हैं, इसलिए 20 मई के बाद आप उसको लगा दें। जबकि जो कोर्स फाइन सॉरी या जो आप बासमती इकसाम कहेंगे उनमें ये चीज़ है कि वो हम अब कहते हैं कि जी पहले हमारा था कि 1 जून से 15 जून तक उनकी आप पनीरी लगाएं, लेकिन आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसकी वजह से अब कुछ ना कुछ डिले हो रहा है। आप समझ लें कि 1 महीना हमारा आगे जा रही है फसल। तो उस हवाले से अब हम ये कह देते हैं कि जी अब हमने जो किया 5 जून से आप 25 जून के दरमियान जो है वो इनकी नर्सरी लगाएं जो हमारी फाइन या बासमती इकसाम है। उनमें से भी कुछ ऐसी हैं, चले वो आगे चला जाएगा, लेकिन मोटा यही है कि जी जो मोटी इकसाम है उनको आप 20 मई के बाद लगाएं, और जो हमारी फाइन या बासमती हैं वो 5 जून से 25 जून के दरमियान इनकी नर्सरी जो है वो लगा देनी चाहिए।
जी सर। ठीक है। ये अभी इमरान साहब ने क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया था। जी इमरान साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप इनपुट भी दें। जी इमरान शेख साहब। जी मैं ये कह रहा था कि हमें ना ये जो बेसिकली सामा ने माशाल्लाह बहुत अच्छी इनपुट दी है। हमें ना डॉक्टर साहब ये देखना चाहिए कि ये जो हमारे किताबचे है ना जी, इनमें हमने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और अभी ना चीजें चेंज हो रही हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम 90 ग्राम सीड का कह रहे हैं पर ट्रे, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि किस वैरायटी के लिए है। और हमारी इस पे कैपेसिटी नहीं है, हमारी एक्सपर्ट्स की कैपेसिटी नहीं है, फार्मर की कैपेसिटी तो उसके बाद होनी है। मतलब विद सम एक्सेप्शन, जैसे डॉक्टर मुजम्मल है डॉक्टर रिसर्च में, उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन वैराइटल लेवल पे कि 386 की ईरी की, अगर आपने क्या 90 ग्राम ही हर वैरायटी की रखनी है? नहीं, 1000 ग्रेन वेट हर वैरायटी का डिफरेंट है। आपको उसके मुताबिक इसके ऊपर प्रॉपर अभी R&D की जरूरत है। दूसरा ये कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी काम हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं, आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो इंटीग्रेशन की जरूरत है। प्लस ये कि आपने जो भी मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। ये वो जो हमारी बातें, जैसे सामा ने कहा ना कि अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है, अब चीजें चेंज हो रही हैं, तो हमने अपने फार्मर्स को लेटेस्ट R&D के ऊपर चीजें बतानी है। जैसे मैं भी आपसे कहूँ कि आप कहते हैं कि जर्मिनेशन कितनी होनी चाहिए, तो जिस बैग में सर्टिफाइड टैग लगा होगा फेडरल सीड का, उसका मतलब ये है कि इसका जर्मिनेशन टेस्ट फेडरल सीड ने किया और इसको टैग इशू किया। तो लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि पहली साढ़े का बी होए तो वो तेरा अपना बी जो सब तो अच्छा है। यकीन जाने हमारे पंजाब में कम प्रोडक्टिविटी और सिंध में ज्यादा बेहतर पैदावार लेने में सबसे बड़ा अमल दखल जो है इस वक्त, अगर आप देखें तो वो सर्टिफाइड सीड का है। हमारा फार्मर 6-6 साल 7-7 साल मोटा बीज हो बस, चाहे उसमें हेट्रोजेनिटी आ जाए, चाहे उसके अंदर वेरिएशन आ जाए, हमने अपने फार्मर को माइंडसेट बनाया हुआ है। मैं आपको एक 3 चीजों पे बताता हूँ, अगर सावी के प्लेटफॉर्म से ये 3 चीजें चली जाए फार्मर तक। पहली बात कि ये जो पहली सट वाला बी है ना, इससे जान छुड़ा लें। आप कंपनी का सर्टिफाइड सीड लें, उसका जर्मिनेशन टेस्ट हुआ है, उसका प्योरिटी हर चीज उसके टैग के ऊपर लिखी हुई है। फेडरल सीड ने तो अब बैग के ऊपर पूरा प्रिंटिंग जो है उसका हिस्सा बना दिया। दूसरी चीज, आप कहते हैं जी कि गंदम में जो आपने फास्फोरस डाली है अब मुंजी में डालने की जरूरत नहीं, वो पहले ही पड़ी हुई है, तो वो आपको जब गर्मियां आएंगी मुंजी लगाएंगे तो अवेलेबल हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब कौन कहते हैं? हमारे एक्सपर्ट्स। एक इस चीज से जान छिड़वा दें कि आपने जब खाद डालनी है तो आपकी पैदावार बेहतर होगी, आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो नहीं है, अब आप बहुत ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं। तीसरी चीज आपकी ये है कि आम यहाँ पे बगैर सॉइल और वाटर टेस्ट के कहते हैं जी ना जिंक की जरूरत है, ना पोटाश की जरूरत है, ना बोरॉन की जरूरत है। हमें अपने फार्मर को ये बताना है कि आप इसको पोटाश बेसल डोज में भी 55 डेज के बाद भी और फोलियर भी आप इसको दें, आपकी लॉचिंग नहीं होगी। ये 3 चीजों पर बस मैसेज चला जाए। और प्लांटिंग डेंसिटी, मशीनों की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो हम हाथ से लगवाते थे ये कभी भी पूरे पौधे नहीं लगाते थे। अच्छा, अब मशीन पौधे तो पूरे कर देगी, अगर जमीन लेवल नहीं है तो मशीन फेल हो जाएगी। अगर आपने नर्सरी ऐसी जगह पे मशीन लगा दी जो कि जिसकी ड्रेनेज ही नहीं है, यानी कि निकास नहीं है, आपकी मशीनी काश नहीं चलेगी। आपने उसके अंदर जितनी मिट्टी डाली हुई है, आप उसमें गोबर या कोई और चीज डालेंगे, उसमें इन्फेक्शन के चांस है। तो आपने नर्सरी को, मशीन वाली नर्सरी को ये समझना है कि ये एक बच्चा है जो इंक्यूबेटर में है, उसको हर चीज से, गर्मी सर्दी से आपने बचाना है। टेक्नोलॉजी कामयाब है, लेकिन डायरेक्ट सीडिंग जो है ना, पूरे इन्वायरमेंट यानी कि यूनिप के अंदर क्लाइमेट फ्रेंडली जो है वो डायरेक्ट सीडिंग है। फार्मर परसेप्शन नेगेटिव है कि जी वो वीड मैनेजमेंट नहीं होती। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। इसी तरह अगर आप जो मिस्त्री हजरात हैं उनसे मशीनों पे मुंजी लगवाएंगे, अग्रानोमिस्ट की
साथ सपोर्ट नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी पिट जाएगी। कहने का मकसद ये है सर कि ये वो चीजें हैं जो आउट ऑफ बॉक्स चाहिए। बुकलेट्स तो सारे पढ़ सकते हैं, आपने जो सावी में चीजें दे रहे हैं ये एक्सेप्शनल है। हमें वो चीजें पेन पॉइंट्स देने हैं फार्मर्स के और उनके सॉल्यूशन। थैंक यू। आपने ना ये यही तो सावी का मकसद ये है कि हम जो है ना अपनी पैदावार को नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल पे कैसे लेके जाएं, और ऐसी पैदावार हो जो हम, वो अंग्रेजी का वर्ड सस्टेनेबिलिटी है, पता नहीं उर्दू में से क्या कहते हैं, मजबूत तरीके से हम जो है ना उसकी पैदावार को बढ़ा सकें। ये शायद सलीम साहब ने हाथ उठाया हुआ। जी सर, आप क्वेश्चन पूछिए, आपने कुछ फास्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने ज्वाइन किया, बहुत मेहरबानी आपके टाइम की भी। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटरनेशनली देखते हैं दूसरे मुल्क जो हैं राइस ग्रोइंग कंट्री, इवन इंडिया में भी, तो वहाँ फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, लेकिन हमारे मुल्क में फास्फोरस की जो रिकमेंडेशन है राइस में वो उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा एक्सपर्ट्स जो हैं इधर, मेरा उनसे सवाल है, काइंडली ज़रा गाइड करें कि हमारे मुल्क में जो मैं बात कर रहा हूँ बासमती राइस में जो लॉन्ग कर्नल है उसमें एग्जैक्ट क्या रिकमेंडेशन है फास्फोरस की, या जो है वो ये क्यों फ़र्क है कि हमारे साथ जो नेबरिंग कंट्री है, अगर हम इंडिया पंजाब में देखें, उनकी जो इस 2022 की जो रिकमेंडेशन है वो फास्फोरस की बहुत कम है। और दूसरा ये कि जी प्लीज, आपका सवाल सुन लिया जी। अच्छा, आपका फार्म किस जगह पे है? आप कुछ स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, पंजाब के या सिंध से, किस जगह से? जी यही जो राइस का एरिया है, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब साहब, ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट, बिल्कुल आपके एक्सपर्टीज के हवाले से है, बताइए आफ्ताब साहब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं एक सेकंड सिर्फ लूंगा कि इमरान शेख साहब ने मेरे लिए कोई बहुत ही बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी स्पीच में। मैं उनका मशकूर हूँ। मैं एक अदना सा सवाल का तालब इल्म हूँ। इमरान साहब मेरे भाई हैं, हमेशा बड़ी इज्जत देते हैं, उनका मशकूर हूँ। बहरहाल मैं जी एक सॉइल साइंस का एक अदना सा तालब इल्म और सीखता हूँ। जो मेरे भाई साहब ने अभी सवाल किया है, ये शाहिद साहब ने गालिबन, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी रिकमेंडेशन ज़्यादा है, इंडिया की कम है। इंडिया की मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तानी जो पंजाब है उसकी रिकमेंडेशन हमारे से बहुत कम होगी। एक तो हमने ये देखना है कि फास्फोरस का पाकिस्तान की ज़मीनों में और अल्कलाइन कैल्केरियस सॉइल्स में इसकी एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी यानी कि पी यूज एफिशिएंसी जो कि पौधन इस्तेमाल करनी है, वो सिर्फ 10 से 20% है। अब 10 से 20% भी एक बड़ी रेंज है, यानी कि 80% तो या 75% तो इस्तेमाल ही नहीं होनी। 10 से 20 में भी वो आ जाती हैं ज़मीनें जिनका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है, कैल्केरियसनेस ज़्यादा है, हमारी एप्लीकेशन यानी फर्टिलाइजर यूज़ का जो मेथड है या प्रैक्टिस है या टाइम है वो सही नहीं है, जिसमें 10 की तरफ होगा। और जो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिनकी प्रैक्टिस हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सही है, वहाँ पर 15, 18, 20% एफिशिएंसी होगी। तो जितनी हम फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं पौधा उसमें से या फसल उसमें से, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 20 ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक इस्तेमाल करती है, बाकी वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कैल्केरियसनेस कहते हैं, क्ले के मरकबात हैं, कैल्शियम के मरकबात हैं, जिससे वो फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से रिकमेंडेशन ज़्यादा है। रिकमेंडेशन इसलिए ज़्यादा है कि पौधे का अपटेक कम है। पौधे का जो फास्फोरस का अपटेक है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद पोटाशियम अपटेक है। अगर आप इसकी पर टन के लिए निकालें, फास्फोरस का कम है, लेकिन रिकमेंडेशन यकीनी तौर पे पोटाशियम से फास्फोरस की ज्यादा है। उसकी वजह मैंने बता दी है। अब हम आते हैं कि कैसे हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भाई साहब ये है कि एक तो ज़मीन के अंदर नामियाती मादा पैदा करने की पूरी ज़रूरत है। हम अपनी फसलों की बाकियात जो है हमारे काश्तकार भाई जला देते हैं, उनको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, दफन नहीं करते। ग्रीन मैन्योरिंग वाली फसलें हम काश नहीं करते, फसलों का हेर फेर रोटेशन जिसे हम कहते हैं वो हम करते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़मीन का नामियाती मादा या ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें से एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एटसेट्रा, फिनोलिक एसिड्स वगैरह निकलते हैं जो कि फास्फोरस को हल करते रहते हैं, जो फिक्स होने से बचाते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा जो क्ले साइट्स हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के मरकबात हैं,
उनके और फास्फोरस के दरमियान एक हल्की से बैरियर यानी कैसे कि एक तय का काम करते हैं, डायरेक्ट फास्फोरस को फिक्स नहीं होने से बचाते हैं। तीसरा, जब आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे यानी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाएंगे, तो हमारे जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है जिसे हम जरासीम कहते हैं, मुफीद जरासीम, बैक्टीरिया है या फंजाई, माइक्रोराइजा, ये चीजें बढ़ जाती हैं ऑर्गेनिक मैटर से, जिससे फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, जो फास्फोरस जो फिक्स भी हो रही है उसको भी बचाते हैं, और जो फिक्स हुई हुई होती है उसको भी निकालने में या निकाले के थोड़े से उसको दस्तयाब हालत में लेके आते हैं। जो माइक्रोराइजा है, ये एक फंजाई है, ये पौधे की जड़ के साथ लग जाती है और पौधे के जड़ के निज़ाम को एक्सटेंड कर देती है, यानी कि काफी दूर तक, अगर पौधे की जड़, आप मिसाल दे रहा हूँ 6 इंच 8 इंच तक है, तो ये ब्रीक इतनी होती है जैसे रूट हेयर होता है, उससे भी ज्यादा ब्रीक होती है माइक्रोराइजा, तो ये बहुत दूर तक ले जाती है, जिससे आप फास्फोरस की दस्तयाबी अगर कहीं भी दाना पड़ा है फास्फोरस का तो मिल जाता है। अब अगली चीज आ जाती है कि फास्फोरस की जमीन के अंदर हरकत नहीं है, इमोबाइल है, इसकी हरकत बहुत कम है, सेंटीमीटर्स में और बाज़ मिलीमीटर्स में, या आप देसी तरीके में बहुत इंच का एक छोटा सा हिस्सा, ये ज्यादा हरकत नहीं करती, क्योंकि जहां पर ये चली जाती है नफूज पजीरी या डिफ्यूजन से इसने हरकत करनी होती है, उसके लिए पानी चाहिए होता है। तो धान के फसल में तो बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ये मीटरों तक सफर तय कर जाती है। जैसे ही इसका क्ले से या क्ले के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के मरकबात से कांटेक्ट होता है, जिधर ये दाना पड़ा होता है उससे ज्यादा हरकत नहीं करता 2-4 मिलीमीटर के अलावा। अब अगला आता है कि हमने उसको डालें अगर सही वक्त पे, जब हमारी फसल काश्त होती है, यानी कि जमीन चावल की बात करें तो जिस वक्त हम लाबे लगाते हैं या मुंतकिल करते हैं पनीरी, उस वक्त करना चाहिए जमीन की तैयारी के वक्त। ज्यादा देर हो जाए तो कहते हैं ना जी जाला बन जाता है, जी एलजी आ जाती है वगैरह वगैरह, तो फिर हम लाबे लगाने के बाद जब फसल जो है वो अपने पीले पत्ते छोड़ दे, नए पत्ते उसके निकल आए ये धान के, जब नर्सरी ट्रांसप्लांट होती है तो एक शॉक लगता है उसको ना, जड़ नहीं बनती है, तो उसके बाद उस वक्त तक इस्तेमाल कर ले तब भी काफी हद तक मिल जाती है। तो उसके इसी तरह बाकी फसलों में भी होता है कि अपना टाइम और उसकी डोज और उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना जरूरी है। इस वजह से हमारे यहाँ फास्फोरस की सिफारिशात ज्यादा रखी जाती है। ये हमारे यहाँ नहीं, सिर्फ ये भारत में भी होगी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उसका जो जनूबी इलाका है और उसका जो नॉर्दर्न इलाका है, यहाँ पर बहुत सारी बारिशें होती हैं, उनका बहुत सारा 60% से ज्यादा जो उनका एरिया है वो आपको पता रेन फेड है, बारिशें ज्यादा होती हैं और उनकी जमीनें कुछ हमारे से मुख्तलिफ है, लेकिन जो एडजॉइनिंग है हमारे साथ है वहाँ हमारे जैसी हैं। बाकी जो जैसे यूरोप वगैरह है वहाँ पर तेजाबी जमीनें, उनकी रिकमेंडेशन हमसे कम हो सकती है धान की फसल में। बाकी ये वजूद है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और क्वेश्चन यहाँ से बीच में जी, मैं ख्याल गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप हमें सुन सकते हैं। सर, हम वापस उस लेजर लेवलिंग पे दोबारा जाना चाहते हैं। जमीन के बाद फर्टिलाइजर डालने से पहले हम लेजर लेवलिंग की बात करना चाहते थे। आप बताएं सर जी कि लेजर लेवलिंग कितनी दफा करानी है, कब करानी है? अभी चूंकि वीट के बाद फसल तैयार हुई ना, अभी गंदम के बाद हम लगा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर गंदम के बाद ही लगती है मुंजी, या कहीं पर जो है ये कोई और फसल भी जो या खाली पड़ी हुई थी जमीन, वहां पे भी मुंजी लगती है। नीचे, बहुत नीचे चले जाएं अपना सिंध की तरफ चले जाएं तो वहां पे भी ऑलमोस्ट ये गंदम के बाद ही लग रही है। जी प्लीज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं माजरत खा हूँ कि मैंने ज़रा आधा घंटा लेट ज्वाइन किया है, कोई टाइमिंग का डिफरेंस है। मैं इस वक्त फ्लोरिडा में हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये 9 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो मुझे डॉक्टर खालिद साहब का भी मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं ने कहा कि मैं मिस ना करूँ जो आधा घंटा बाकी बचता है। अभी मैं जनाब इमरान शेख साहब को और अभी आफ्ताब नसीम साहब बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सुन सका उनका, तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो जहाँ तक जिक्र है खेत को लेजर लेवलिंग का, तो ये तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अब जो है कोई भी राइस का काश्तकार, जो गुंजी का काश्तकार है, वो लेजर के बगैर वो जो है अपने खेत में चावल काश्त नहीं करता, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। अब जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि किस वक्त लेजर करवाना चाहिए, कौन सा ऑप्टिमम टाइम है, तो मेरी नज़र में जो हमारा राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है
वीट के बाद राइस के बाद जब वीट आती है तो उस वक्त टाइम विंडो बड़ी शार्ट होती है। हमारी बासमती अक्टूबर के एंड में या नवंबर में खेत फारग होते हैं और उसके बाद उसी मॉइस्चर में हम गंदम काश्त करते हैं, भले वो जीरो टिलेज के साथ हो, हैप्पी सीडर के साथ हो या अदरवाइज हो। तो ये जब चावल के बाद जब गंदम के बाद मूंजी का सीजन आता है तो यहाँ हमें 2 महीने की टाइम विंडो मिलती है और मेरी नजर में ये आइडियल टाइम है लेजरिंग के लिए। अभी आजकल जून का फर्स्ट वीक है, आपने गंदम जो है वो जो है काट के, अनफॉर्चुनेटली मैं इस सिलसिले में जो आफ्ताब नसीम साहब की बात सुन रहा था, हमने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस की है कि हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप हो चुका है कि हम जो कंबाइन हार्वेस्टेड फील्ड हैं गंदम के, उनके बाद उनको आग लगाई जाती है और इनडिस्क्रिमिनेटली हम आग लगाते हैं। जब आप अपना जो है बेहतरीन ऑर्गेनिक मैटर का जो सोर्स है वो रेजिड्यू है गंदम का और इसी तरह मूंजी का, उसको आप जला के खाक कर देंगे तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत दूर, ऑर्गेनिक मैटर तो गया जो जन्म में या वो खाक में चला गया, वो जो प्रीडेटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, जो फसल दोस्त कीड़े हैं, वो भी हर चीज उसमें जल जाती है। तो एक मेरी गुजारिश है कि अगर इस वक्त तो लेट हो चुके हैं, आप सब काश्तकारों से, सब जो है हमारे राइस ग्रोअर्स जो खासकर पंजाब में इस वक्त तकरीबन कोई 60 लाख 6 मिलियन एकड़्स पर राइस लास्ट ईयर आया था, अभी इस साल भी इतना ही अमाउंट होगा और 1 मिलियन फार्मर है। तो मेरी सबसे पहले दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप खेत को आग लगाना, रेजिड्यू को जलाना जो ऐसे ही है जैसे अपने कपड़ों को आग लगा के उसमें, तो वो एक तो ऑर्गेनिक मैटर, एक दूसरा जो है आपका जो बाकी सारे जो प्रीडेटर्स वो ज़ाया हो जाएंगे। अब आग का सीजन तो निकल गया। मैं हफ्ता 10 दिन पहले M2 पर और सियालकोट मोटरवे पर जा रहा था, तो सड़क के साथ साथ जितने जो थे वीट के फार्मर जो राइस बाद में अब काश्त कर रहे हैं, सब खेतों को आग लगी हुई थी। एक तो सबसे बढ़कर जो चीज है, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना चाहते हैं, आफ्ताब नसीम साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि जब तक हमारी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा नहीं होगा, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है वो 10 से 15% तक होगी, विच इज डिस्पली पुअर। तो इस एक तो ये है। दूसरा ये है कि अब जबकि आपने खेत जो है पनीरी काश्त की हुई है, आप अपने उन खेतों को जिनको जो आपने मूंजी में लेके आना है, राइस में लेकर, इनडिस्क्रिमिनेटली आप उसको 100% उसकी लेजरिंग करवाएं। और वो लेजर जब आपका मूंजी वाला खेत टेबल टॉप की जगह आ जाएगा तो लाजमी बात है कि उसमें आपकी पानी की भी बचत होगी, आपका क्रॉप यूनिफॉर्म स्टैंड होगा और ये आइडियल टाइम है। इस वक्त को आप ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि जब आप मूंजी की बर्दाश्त करेंगे तो उस वक्त, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कि उस वक्त आपके पास लेजरिंग के लिए टाइम नहीं होगा, टाइम विंडो वीट के लिए शॉर्ट होगी। तो ये होगा। जहां तक ये मैसेज, जिस तरह आफ्ताब नसीम साहब ने भी बात की और हम ऑलरेडी डॉक्टर खालिद साहब ने भी जिक्र किया होगा, सावी के प्लेटफॉर्म से हम जब फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी का जिक्र करते हैं तो फास्फोरस का तो आफ्ताब नसीम साहब ने जिक्र कर दिया, लेकिन जो नाइट्रोजन का है वो भी हमारी 23% या 28% तक जो है वो यूरिया अवेलेबल है। बाकी जो है या लीच डाउन कर जाती है या वोलाटाइज कर जाती है या वो जड़ी बूटियां, इस तरह क्रॉप हार्डली 1/3 इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके से अभी हमारे इस फोरम से, भले वो सावी बैठक का प्लेटफॉर्म है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, तो हम ये करें कि इस वक्त आपको पता है यूरिया और जो है DAP फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स की कीमतें बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें जो है एक तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमें इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर जिन्होंने अभी मैं डॉक्टर अबुल फजल साहब को देख रहा था, अभी इस पहले मैंने देखा, तो वहां पर एक जैदी फार्म में पिछले 20 साल से
उन्होंने अपने रेजिड्यू को आग नहीं लगाई, भले वो हो अपना मुंजी का हो रेजिड्यू या वीट का रेजिड्यू। तो उस वक्त इसलिए हमें इन चीजों को, अब उनके जो फर्टिलाइजर, दूसरा ये है मेरी इस लम्हे पर सबसे ज्यादा मुदबाना गुजारिश है कि आप अपनी जमीन का सॉइल की टेस्टिंग कराएं। सॉइल की टेस्टिंग के लिए जो है अब ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं जो स्पीडी सॉइल टेस्टिंग किट मिलती है, वो हमने सावी और सेकॉन के प्लेटफॉर्म से वो लॉन्च की है। उसमें वो आपको ये बताएगा कि आपकी सॉइल की पीएच क्या है, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश क्या है, और एक हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड आपको जनरेट करके देगा। क्योंकि जहां तक हमारी लैब्स का ताल्लुक है, लैब्स पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सॉइल टेस्टिंग लैब है और उस पर प्रेशर इतना है कि वो आपकी सॉइल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स इजीली पूरी नहीं कर सकते। और इस वक्त पंजाब में जो है वो तकरीबन 1% से कम फार्मर हैं जो अपनी सॉइल टेस्टिंग, सॉइल और वाटर टेस्टिंग कराते हैं। तो ये इस हवाले से मेरा, चूंकि ये होगा कि अगर हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, यूरिया की या फास्फोरस की, तो उसके लिए हमें जहां लेजरिंग की जरूरत है वहां हमें अपनी सॉइल टेस्ट के, हमारा रेजिडुअल मॉइस्चर जो है, रेजिडुअल जो फास्फोरस और हमारा पोटाश पिछली क्रॉप से, अगर पिछली क्रॉप ने, वीट ने, अगर फर्ज करें वो उसने यूज किया कोई फास्फोरस 50% यूज किया, डॉक्टर आफ्ताब साहब बेहतर फिगर बता सकते हैं, मुझे, मेरा तो फील्ड नहीं है, तो लेकिन वो मॉइस्चर अगर 50% या 75% ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको उसको जरा देना होगा, जो जिसको हम कहते हैं उसको अपना एडिशनल आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप खाद भी बचत कर सकते हैं और पानी की बचत तो लेजरिंग से ऑब्वियसली होगी। आई एम सॉरी फॉर दीज लॉन्ग कमेंट्स, लेकिन ये एक हार्ड रियलिटीज हैं जिनको हम फॉलो करें तो वी कैन कम अप विद राइस की अच्छी क्रॉप से। और इस सिलसिले में डॉक्टर खालिद साहब ने जिक्र किया होगा, जिस तरह सावी के प्लेटफॉर्म से ये बैठक इज वन ऑफ दी ऑप्शन। दूसरा ये है कि आपको फार्म एडवाइजरी की सर्विस जो है वो मिल सकती हैं। डॉक्टर अबुल फजल साहब और इसी तरह और भी फार्मर्स होंगे जो इस ऐप को यूज करते हैं और वो उसी तरीके से करते हैं कि पानी कब कितना और कैसे लगाया जाए, खाद कब कितनी और कैसी लगाई जाए, इस तरह की इंफॉर्मेशन, रियल जो आपका टाइम डाटा है वो अवेलेबल हो सकता है। और इस तरीके से हम कम पानी से, कम खाद से, कम पैदावारी लागत से ज्यादा चावल उगा सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुश्ताकिल साहब। सर आपने तो क्या कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया है जी, कि कम पानी, कम अपने खर्चे, और हम जो है कम पैदावारी लागत, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी पैदावारी लागत जो है ना वो हमारी फसलों को रिस्क पे है कि डीजल की कीमत बढ़ गई है, दूसरी चीजें बढ़ गई हैं। तभी हमें बड़े अपने जो है ना मोहतात होकर चलना है कि हम किस तरह से, कहाँ से अपनी सेविंग कर सकें। अच्छा जी, एक सवाल पूछा है एक कोलीग ने, पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक राइस जो है उसके लिए क्या क्या तदाबीर हैं और उसकी क्या जरूरत है। मतलब एक और मार्केट है जो मतलब हम उस दिन बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक कॉटन की बात कर रहे थे, इस तरह जो ऑर्गेनिक जो है वो चावल की फसल भी है। 2-3 और के भी क्वेश्चन है हमारे साथ, वो भी अभी मेरे ख्याल पहले ऑर्गेनिक का सवाल जो है इसका आंसर हम लेते हैं उसामा साहब से, और फिर हम जो हमारे साथ मेरे साथ साहब ने भी ज्वाइन किया, हमसे पूछेंगे कोई ऑर्गेनिक की जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है चावल के हवाले से, वो जरा बताएं। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। असल में वो अपने जो है फातिमा फर्टिलाइजर वाले सर, उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर का बड़ा जिक्र किया, तो ये ज़ाहिर है लामहला ये चीज़ ऐसे ही है कि इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो मैं इस हवाले से ये सिर्फ इनपुट ये देना चाहता था कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काको में मैं, क्योंकि पिछले 2 साल से ऑर्गेनिक राइस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, और इस सारे सिलसिले में मुझे फिर एक माह मैं कोरिया, साउथ कोरिया गया ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि वहाँ भी ऑर्गेनिक का बड़ा उनका काम है। तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंस का इसलिए भी बड़ा ज़्यादा समझ आती है कि अब ये इस साल हमारा दूसरा साल था जिसमें हमने हार्वेस्ट किया। तो इसमें हमारे जो उस वक्त ये डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जी इसकी अब
चले 3 साल तो एक मिनिमम वो देते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए साइल को। तो उसमें हमने जब कोडिंग करके तो अपने स्टाफ के आगे और कुछ हमारे गेस्ट फार्मर कम्युनिटी से आए हुए थे, तो उनके सामने हमने, क्योंकि सुपर बासमती एक बड़ा यानी बड़े एरिए पे लगती है, तो हमने उसको चूज किया इस चीज़ के लिए। तो हमने कोडिंग करके जब उसको पका के रखा तो उनको कहा कि जी दोनों से एक एक चम्मच लेके तो इन दोनों के बारे में अपने कमेंट्स को पास ऑन लिखें कि जी ये कैसा फील किया। तो आप बिलीव करें कि 80% लोगों ने जो ऑर्गेनिक वाली प्रोड्यूस थी उसको अच्छा रेट किया कि इसका टेस्ट अच्छा है। जिसमें मैं एक ये चीज़ बता दूं कि 80% में से ये पहला पॉइंट ये आया है कि जो ही हम उसको डाला मुंह में तो विद इन यानी सेकंड के भी जो नैनो सेकंड्स है उससे भी पहले हमें ये चीज़ आ गई, उसकी अरोमा जो है वो फील होना शुरू हो गया। ठीक है जी। और दूसरा ये कि इसकी फ्लफीनेस और ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको अपील की। तो ये है कि मैं उस पर ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए भी ये मुनासिब समझता हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर के इम्पोर्टेंस या ये सारे मामला को मैं ये जो यहाँ विजिट भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे दूसरों ने कहा कि जी जंतर इस वक्त देखे मैंने उस पर सस्पिनिया लगाया हुआ है, वो जो गिल साहब ने ये फरमाया कि 2 माह का गैप होता है बीच में, तो उसमें ये चीज़ें हैं जिससे हमारी यूरिया की भी बचत हो सकती है। आहिस्ता से ये चीज़ चलेगी क्योंकि वो ये लंबी डिटेल है, इसमें सॉइल साइंस वाले भी बेहतर समझते होंगे या दूसरे भी, कि वो यूरिया की भी उसमें हो सकती है अवेलेबिलिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी हम उसको भी मिनिमम कुछ इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें मैं एक छोटी सी बात ये कर दूं कि हमें अब दोनों तरफ से रिजिडिटी को छोड़ना पड़ेगा। देखिए फार्मर कम्युनिटी की जो रिजिडिटी है उसको भी छोड़ना है, और जहां पब्लिक सेक्टर के लोगों की या साइंटिफिक कम्युनिटी की रिजिडिटी है उसको भी छोड़ना है, क्योंकि ये सारा एक इर्तिकाई प्रोसेस है। और जैसे इमरान शेख साहब ने कहा कि जी वो एक्सपर्ट्स का उन्होंने 2-3 दफ़ा जिक्र किया, वो मेरा ख्याल है कि अब एक्सपर्ट्स भी काफ़ी हद तक एक्सपर्ट्स होते जा रहे हैं इन चीज़ों में, कि वो पहली सट और ये वो अब मामला तो ऐसे नहीं है, क्योंकि यंग ब्लड आ रहा है, फील्ड्स में यंग ब्लड आ रहा है, वो नई नई इनोवेशंस दुनिया के साथ वो अपने कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और ये वाकई इमरान शेख साहब की एक अच्छी चीज़ है कि हमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, और इनका हमारे साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है काला शाह काको में। और इनकी भी बड़ी खिदमात हैं, जो प्राइवेट सेक्टर अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं कि बीज को सर्टिफाइड करा के या ये चीज़ दे रहे हैं। और मैं इसमें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो पुराने एक्सपर्ट्स की, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, उस वक्त वो चीज़ें अच्छी थी, समझ में आती थी, जैसे दब के बाद रज के खा, वो एक कंसेप्ट आया, उसने उसमें बेहतरी भी उसने पैदा की सिस्टम में। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पता चला कि देखिए रिसोर्सेज हर जगह ही थोड़े हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हर जगह ही है। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी बात कर देता हूँ इसमें, कि मोमिन की जो निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अपने ज़माने के साथ हम आहंग रहता है, वो पीछे नहीं रहता। तो जैसे जैसे दुनिया आगे चल रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, अब हार्ड वर्क का कंसेप्ट स्मार्ट वर्क में चेंज हुआ, तो हमें भी उसके साथ अपने आप को डालना, और हम इंशाल्लाह डाल रहे हैं। और मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस में, तो वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ काला शाह काको में, वो फिजिकली भी विजिट करें, और इंशाल्लाह उसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो इंक्रीज आ रहा है वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको बहुत शुक्रिया आपका। हम ना ऑर्गेनिक के ऊपर एक बकायदा प्रोग्राम करेंगे ऑर्गेनिक चावल पे, ठीक है जी। वो देखते हैं अगला हफ्ता हो सकता है या उससे अगला हफ्ता, तो हम उस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे ताकि वो सारे स्टेप वाइज, भले आप कुछ हमें स्लाइड्स भी दिखा दीजिएगा कि ये क्या, कि उसमें सीड की भी बारे में बातचीत होगी। ऐसा तो वैसे वैसे तो राइस में ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं है। तो अब टाइम चूंकि बहुत करीब आ गया है, तो एक साथी ने एक सवाल पूछा है, लेकिन चूंकि ये सवाल अभी तो हम बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया सवाल। उन्होंने कहा जी कि ब्लास्ट और ब्लाइट जो है राइस में, उनके लिए क्या सेम एक ही फंजीसाइड यूज हो सकती है? तो ये जरा आप क्विकली बता दीजिए उसामा साहब। जी उसामा साहब, ये ब्लास्ट और ब्लाइट ये दोनों, जी जी, उनके बारे में फंजीसाइड की बात पूछना चाह रहे थे। ये अभी बहुत अर्ली है, नेटवर्क का कोई इशू बीच में आता है। जी जी, उन्होंने सवाल पूछा है कि ब्लास्ट और ब्लाइट का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए एक ही फंजीसाइड यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में भी ये थोड़ा सा कुछ दिनों बाद ये मसला आएगा, अभी तो एक चावल में मसला नहीं है, लेकिन ये सवाल आ गया, आप इसका जवाब दे सकेंगे। 2-3-4 सवाल अभी फेसबुक से पूछे मेरे कोलीग्स ने, वो भी मैं एक ही गो में सारे पढ़ देता हूँ, आप जरा उनका बताइएगा, एक ही गो में इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। जी उसमें एक सवाल उन्होंने पूछा था हमारे जिम्मेदार ने कि अभी
हाँ जी, कहते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए पानी में साल्ट का कोई कितनी मिकदार डालनी चाहिए, ठीक है जी, जब आप सीड जर्मिनेशन का टेस्ट कर रहे हैं। एक ये सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि 90 ग्राम के, अच्छा कितने, 90 ग्राम जब सीड आप लगाते हैं एक ट्रे के अंदर, तो इससे कितने पौधे हासिल होंगे, ठीक है जी, और या फिर ये कितने एक मतलब आधे एकड़ के लिए या एक कनाल के लिए बीज होगा, इससे कितने पौधे हासिल होंगे, तो जरा थोड़ा सा ये बताइए। अच्छा, आखिरी सवाल एक और ये है कि एक कोलिग ने पूछा कि राजनपुर में जो है राइस ग्रो करने का टाइम कब है। ये 3-4 इकट्ठे सवाल हैं, उसामा साहब आगे इनका जवाब आप दे दें जी प्लीज। जी जी उसामा मैं साहब। इनका बीएलपी और ब्लास्ट का दे देता हूँ। बीएलपी जो है वो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड उसमें इस्तेमाल की जाती है सर, तो ज़ाहिर दोनों की डिफरेंट है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि रिसेंटली 2019 में कालाशाह काकू ने एक सुपर गोल्ड के नाम से वैरायटी रजिस्टर्ड अप्रूव करा के, और इस वक्त वो मार्केट में भी आ चुकी है और जा रही है। वो हमारी बीएलबी रेजिस्टेंट है, उसमें जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है उसके साथ यानी ब्रीडिंग के थ्रू, तो जो बीएलबी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है सर, तो ये दोनों की ज़ाहिर कॉपर बेस जो है वो बीएलबी के लिए और ब्लास्ट के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट है जी। जहाँ तक ये 90 ग्राम वाला है, ये मेरा ख्याल है मेरे से पहले कोई उस पर बात हो रही होगी, आप कह रहे हैं कि जो ट्रांसप्लांटर की, तो हाँ जी जी जी। वो उनके जो इंजीनियर हैं वो मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बता सकेंगे कि वो कैसे है। मैं तो उस वक्त इस डिस्कशन में नहीं था, मैं लेट था लाइट की वजह से, तो ये चीज़ है सर। चलिए, वो हम क्वेश्चन जो इमरान साहब से पूछ लेते हैं, ये 90 ग्राम वाली, वो तुमने तो है 90 ग्राम पे एग्री भी नहीं हो रहे थे जी इमरान भाई। आप ये जरा 90 ग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इससे कितने पौधों के जो है ना, एक तो ये एक ट्रे में कितने पौधे, कितने एकड़ के लिए या कितनी जगह के लिए ये नर्सरी जो है, देखिए और जी पूरे जी एकड़ के लिए कितने ट्रे लगने हैं, जरा थोड़ा सा बता देते हैं, और जी मैकेनिकल जी प्लांटर जब करना है तो फिर कितने लगेंगे जी प्लीज। जी जी बहुत जी शुक्रिया जी। जी साहब आपका। एक तो डॉक्टर साहब ये कि हम लोग ना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, इस वक्त 4 जो ट्रांसप्लांटर है वो हमारे फील्ड में है, जो हम इस वक्त ट्रांसप्लांटिंग और सीडलिंग अपने हाथ से कर रहे हैं। तो इसके जो पेन पॉइंट्स हैं ऑन ग्राउंड, उनका मुझे डेली अंदाजा होता है कि क्या क्या इश्यूज हैं। और इसके अंदर हम फौजी फर्टिलाइजर के भी बड़े मशहूर है कि लास्ट ईयर से हमारे साथ ये ट्रेस के अंदर जो सॉइल मीडियम है उसमें हमें कुछ एनरिच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ हम ट्रायल्स कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था मेन, उसके अंदर पहली चीज ये है कि ये एरिया जो है डिपेंड करता है जर्मिनेशन पे, कि अगर आपके पौधों की जर्मिनेशन ज्यादा है तो आप थोड़े एरिया से ज्यादा नर्सरी लगा सकते हैं। दूसरी इसके अंदर जो चीज आती है वो है 1000 ग्रेन वेट। अगर एक वैरायटी एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है, मतलब सुपर जो है वो तकरीबन 22 से 23 ग्राम 1000 दानों का वजन है, तो मुख्तलिफ वैरायटीज के लिए हमारी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ होंगी। हम लोग 90 ग्राम लेके पूरे पाकिस्तान की जितनी वैरायटीज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सुपर के ऊपर क्योंकि अडेप्टिव रिसर्च शेखपुरा और गुजरांवाला में, स्पेशली गुजरांवाला का तो मैंने खुद देखा, डॉक्टर मुजम्मल ने इसके ऊपर मुख्तलिफ सीड रेट के ऊपर ट्रायल किए थे, तो सुपर बासमती के लिए 90 ग्राम बेस्ट था। लेकिन ये कि अगर यही आप ट्रायल राजनपुर में कर रहे हैं, वहाँ का अगर टेम्परेचर में कोई माइक्रो लेवल पे डिफरेंस है तो आपने इसको स्टैंडर्डाइज करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल। तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है कि 1 एकड़ में आप जो ट्रेज रखते हैं वो तकरीबन 80 से 100 एकड़ की ट्रेज जो है वो 1 एकड़ में आ जाती हैं। इसमें हम जो रेट रखते हैं वो 100 ट्रे पर एकड़ है। ये जो 1.5 फुट बाई 2 फुट की ट्रे होती है स्क्वायर, और ये डिस्पोजेबल ट्रे है। इसके अंदर 2 मशीनें चल रही हैं, एक क्रॉलिंग टाइप है और एक स्टेशनरी है। स्टेशनरी प्रीसाइज ज्यादा है, लेकिन वहां पे आपने उठा के उसको बेड पे खुद रखना है, लेबोरियस है, टीडियस है, प्रीसाइज है। क्रॉलिंग जो है वो यूजर फ्रेंडली है, यानी कि आप उसमें आपको बिछाने की उठाने की जरूरत नहीं है। वो क्रॉलिंग मशीन जो है उतनी एक्यूरेट उतनी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये कि मार्केट ओरिएंटेड है। तो आपने जैसे शहबाज ने कहा शेखुपुरा से डायरेक्टर साहब ने कि ये
जमीन का लेवल होना बहुत जरूरी है। SOPs के साथ आप फॉलो करेंगे तो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग सक्सेस स्टोरी है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर ये टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर कहेगा जी मेरे ऊपर ये कामयाब नहीं है। सिमिलर जैसे कि जैदी फार्म पे टोटल की टोटल मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, लेकिन अगर वहां पे इसी टेक्नोलॉजी को आप ऐसी जगह करें जहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, जो सिफारिशात नहीं कर रहे, तो यही टेक्नोलॉजी वहां पे नाकाम भी हो सकती है। आखिरी बार डॉक्टर साहब एक और मैसेज जो जाना चाहिए वो ये कि एक भेड़ चाल और एक दौड़ लगी हुई है कि कायनात जिसे हम PK 1121 एरोमेटिक कहते हैं, इसका और किसान बासमती का रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, सेला वगैरह बन रहा है बहुत ज्यादा, तो एक दौड़ लगी है कि सारों ने यही लगानी है। तो जब सारे एक वैरायटी लगाएंगे तो उसका रेट कम होगा और जो कम लगाएंगे उसका रेट ज्यादा होगा। तो हमारे एग्रीकल्चर में होता है कि एक सीजन तेज अगला सीजन मंदा जी, और फार्मर कहते हैं जी फिर हम रुल गए जी। तो हमें बैलेंस रखना चाहिए। और इंडिया की अनअप्रूव्ड वैरायटीज जो है ना, वो हमारे जो सीड माफिया वाले हैं 8-8 हजार में 20 किलो का किसानों का खून चूस रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े धड़ल्ले से फार्मर को गाइड कर रहे हैं। तो आपके सावी के ऊपर ये बड़ी एक नेकी होगी कि आपका जो कीड़े और बीमारियां हैं वो ऐसी अनअप्रूव्ड वैरायटीज का सीड लाने से फैलती हैं। दूसरी चीज, आपकी ये जो बाहर से वैरायटीज आ रही हैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर पोलिनेशन के ऊपर 36 से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो मुंजी पत्तल हो जाएगी। और आखिरी बात सर ये कि बीज को दवाई लगाना ना सबसे दुनिया का या पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है। और ये जो वैरायटीज है किसान बासमती और PK 1121, इसको बकैनी का शदीद हमला होता है। तो दवाई लगाने की आदत किसान भाई जरूर अपनाए, ये दवाई लगा के काश्त करे, बकैनी का मेन हल यही है। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो हाजिर है। मेरी कोशिश थी कि आपका जवाब मैं दे पाऊँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं। तो अब हमारा टाइम जो है ना वो बिल्कुल अख्ताम की तरफ जाता है। तो कोई भी साहब कोई क्वेश्चन या कमेंट देना चाहे तो ओपन आप फ्लोर ओपन है। जी, हम 1 घंटा ऊपर हो गए, तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या कोई कमेंट देना चाहे या कोई अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक मेथड को थोड़ा सा किसी दिन और डिस्कस करेंगे। वो जो मतलब किस तरह से पानी को हम बचाएं, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, वो फिर एक डिस्कशन फिर किसी और दिन होगी। लेकिन आज की मेरे ख्याल में महफिल को हम अपनी इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। गिल साहब, आप कुछ कहना चाहें आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स? सर नूर जी, एक तो मैं इमरान शेख साहब को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अभी भी इस एरिया में मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर 4 जो उनके काम कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो ये जब जहां मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग करती हैं वहां पर विदाउट लेजर लेवलिंग सोचे भी ना मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग का, क्योंकि जब आपका खेत लेवल नहीं होगा तो उसकी ट्रांसप्लांटर जो है उसकी डेप्थ ऑफ जो प्लांट्स है वो डिफरेंट रहेगी। दूसरी चीज जो मेरी जो है मेरा ख्याल है जिक्र किया गया, आपने भी जिक्र किया कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो आएगा वो पानी के बारे में आएगा, लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ कि अभी जो इस वक्त हमारे सिस्टम में नहरी पानी अवेलेबल है उसकी शार्टेज 30% से लेके मुख्तलिफ कैनाल सिस्टम में वो तकरीबन 70 या 65% तक शार्टेज आ रही है। यानी क्रिटिकल टाइम हम जो वाटर शार्टेज का जो इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो इसलिए पानी का नहायत ही कफायत शारी से हमें काम करना होगा। और उसके लिए अब टाइम आ गया है कि जब हम देखते हैं कि फलां एकड़ से मूंजी जो है वो 50 मन निकली, तो हमें ये भी जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं वहां वाटर प्रोडक्टिविटी के बारे में भी अब हमें आगे आना सोचना होगा। अगर हम एक खेत को कद्दू करते हैं, उसके पनीरी ट्रेडिशनल तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं और प्लांट पॉपुलेशन जो है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होती है एज अगेंस्ट 100,000 जो ऑप्टिमम 80 to 100,000 है, तो उस सूरत में हमारी जो वाटर प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम होगी। तो इसलिए ये एक मेरी इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि हमें अब ये देखना है, इस वक्त हम तकरीबन 5 क्यूबिक मीटर पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो चावल
बासमती उगाने के लिए और इसी तरह दूसरी क्रॉप्स का। इसके मुकाबले में अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पंजाब, हरियाणा और जो बाकी एडजॉइनिंग उनकी स्टेट्स हैं उनका करें तो वहां पर वो चूंकि बासमती गुरदासपुर या कुछ एरिया में या अमृतसर इनमें आती है, बाकी एरिया में उनका कोर्स राइस आता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम 5 क्यूबिक मीटर से 1 किलो लेते हैं तो कहीं हम ये जो बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये चीपेस्ट फॉर्म हो सकती है अपने पानी को एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसका जो प्रेशर है वो जो नहरी पानी तो कम है, बारिशें अभी शुरू होंगी, जो मॉनसून आएगा तो उससे पहले हम ट्यूबवेल पर बैंक करते हैं और ट्यूबवेल का पानी जो है वो नहरी पानी से क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत खराब है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, उसकी जो कॉस्ट ऑफ पंपिंग है वो नहरी पानी से 5-6 गुना ज्यादा है। तो ये एक मेरा इस हवाले से ये होगा कि जब आपने प्लांट पॉपुलेशन पूरी कर दिया है तो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग। तो इसलिए शेख साहब का जो प्रोजेक्ट है उसमें काश्तकारों को, साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको विजिट करें, वहां देखें कि किस तरीके से नर्सरी उगाई जा रही है और 100,000 पर एकड़ प्लांट पॉपुलेशन इंश्योर हो रही है। इसी तरह अब्दुल फजल साहब का, जैदी साहब का फॉर्म है तो उसमें ये देखें कि किसी जगह अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसको हम रेक्टिफाई करें। बहुत शुक्रिया जी साहब, बहुत मेहरबानी। सिद्दीकी साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर ये आपका आखिरी सवाल लेके तो फिर हम आज की महफिल को बर्खास्त करते हैं। कोई इतनी ज्यादा अच्छी बातें जो करने को दिल करता है लेकिन टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। प्लीज जी सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक पीआरसी से रहा है। मैं सिर्फ ये शेख इमरान साहब की बात की तायद करूंगा कि जहां सीड वेट और जर्मिनेशन का ताल्लुक है ये बहुत ज़रूरी है पनीरी के लिए। इसमें आप जो हाथ से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें तो ये चीज़ काफ़ी है, लेकिन जब आप मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं वहाँ पे विगर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइट ऑफ पनीरी जो है ना उसका साइज वो बहुत मैटर करता है। अगर मिक्स सीड होगा, कुछ विगरस होगा कुछ विगरस नहीं होगा, तो उनकी लेंथ में फर्क आ जाएगा। कुछ देर से जर्मिनेट होंगे जिनकी लो विगर होगी, तो जब वो ट्रांसप्लांटर उसको उठाएगा तो अपने साइज के हिसाब से कुछ ऊपर तैरते रह जाएंगे, कुछ डीप चले जाएंगे। तो वहां पे विगर भी बहुत जरूरी है। तो इस चीज का जरा ख्याल रखें कि ये टेस्ट भी कम से कम जो मैकेनिकल प्लांटर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसको जरूर अपने जहन में रखें। शुक्रिया जनाब। सिद्दीक साहब बहुत मेहरबानी। ये बहुत इम्पोर्टेंट राय है आपकी, तो ये बहुत इसको सोचा जाए, देखा जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिर में मैं पूछना चाह रहा था आफ्ताब साहब, आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन 3 आए हैं। एक किसी साहब ने पूछा है आपसे ये जो ब्रिगडी सुपर ग्रेनुलर्स FFC की जो है इसके बारे में, और एक नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछा है। तो जरा इनके बारे में बताइए। जी क्या अभी अर्ली स्टेज है? बहुत अर्ली है? टाइम बड़ा मुख्तसर है और ये स्टेज भी जब आप इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम इसको और तफसील से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक है जो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, ये नीम की एक तय ऑयल की एक कोटिंग की जाती है जिससे ये देखा गया है कि अगर आप नॉर्मल जिसे हम स्टैंडर्ड यूरिया कहते हैं उसकी निस्बत अगर इसको कह लें कि आप 10% कम भी इस्तेमाल कर लें, यानी कि जितनी डोज आपने, अगर वो 50 किलो आपने इस्तेमाल किया है तो ये 45 किलो नीम कोटेड इस्तेमाल करें तो रिजल्ट देता है। क्योंकि ये जो ऊपर तेल की तय होती है, नीम के ऑयल की तय होती है, उससे इसकी नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये ऑयल जो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के तौर पर काम करता है, उसमें फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, आपको पता है कि शुरू से चली आ रही है मिथ, या बल्कि एक सही हकायक ही है कि जो नीम है इससे कुछ जर्म्स वगैरह भी जो हैं या कुछ इस किस्म के, उनको भी एज ए रिपेलेंट के तौर पर काम करता है। यहाँ तक वो यूरिया ब्रिकेट्स की बात है, ये यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स हैं, ये बाल की शक्ल में होते हैं, बड़े एक कह लें कि आप 8-10 मिलीमीटर साइज का एक बॉल होता है, उस तरह के होते हैं। इसको प्लेस किया जाता है अगर आप लाइन सोइंग करें, राइस 9 to 9, रो टू रो एंड
लाइन टू लाइन डिस्टेंस के साथ। तो ये 4 पौधों के दरमियान में लगाया जाता है और अगले 2 पौधे छोड़ के फिर अगले 4 पौधों के दरमियान में यूरिया की एक ब्रिकेट जो है उसको लगाया जाता है, डीप प्लेसमेंट की जाती है। उसका फायदा ये होता है कि एक तो आपका यूरिया कम इस्तेमाल होता है, दूसरा जिस तरह पहले मोहतरम गिल साहब ने भी कहा था कि यूरिया के वोलेटिलाइजेशन लॉसेस भी होते हैं जो कि राइस में भी होते हैं और दूसरी फसलों में तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वोलेटिलाइजेशन के जो लॉसेस हैं, अमोनिया वोलेटिलाइजेशन, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप इसको डीप प्लेसमेंट करते हैं। और तीसरा ये कि इसकी डोज थोड़ी कम हो जाती है, छट्टे में आपको पूरे खेत में देना पड़ता है, यहाँ पर आप पौधे कैलकुलेट करके तो उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स 2-3 हैं। एक तो इसके लिए उतनी ही लेबर चाहिए होती है जितनी के राइस ट्रांसप्लांटिंग के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास वो मैकेनिकल एप्लीकेटर्स नहीं है ब्रिकेट्स के। दूसरा ये है वो चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें अगर आप छट्टा करेंगे वो तो आप मकसद ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर लेबर सस्ती है, एक ये चीज़ है। दूसरा आपको लाइन सोइंग हर हाल में करनी होगी, नहीं तो आप पौधों का देख नहीं सकेंगे। अगर आपने 4 पौधों की बजाय ज़्यादा पौधों के पास ये दोबारा फिर रिपीट कर रही है तो ये टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। मैं मुख्तसरन यही कह सकता था। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह खादों के ऊपर एक पूरा अलग प्रोग्राम होगा जो जज़ाकल्लाह सर, माय प्लेयर। बहुत शुक्रिया। आई थिंक आज का प्रोग्राम हम आज का जो है इसी महफिल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। ये प्रोग्राम अवेलेबल होता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप, अपनी यूट्यूब पे भी होता है। अगर आज जिन मेहमानों ने या जो हमारे मोअज़्ज़ज़ किसान भाई थे जो ना सुन सके, जाने से पहले इमरान साहब अगर आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें तो फिर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें इसको बिजनेस को जो है हिस्सा बनाना चाहिए एग्रीकल्चर को, और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देखना चाहिए। ये एग्रीकल्चर एक बिजनेस है और फार्मर हजरात के लिए ये कि जिस तरह हमारे फोर फादर फार्मिंग कर रहे थे वो उनके दौर के मुताबिक बेहतर थी। अब एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, ओवर स्पीड भी है। अब हमने इसको जो है मैकेनाइजेशन के ऊपर और इस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी करनी है कि हम इसको फास्ट एक पेस बिजनेस के तौर पे लें। क्योंकि देखें मुंजी के अंदर हम ये कहते हैं कि 25 मन पे तो आपका ब्रेक इवन होना है, यानी कि खर्चे पूरे होने हैं। 25 के ऊपर जो आपने पैदावार लेनी है वो आपका प्रॉफिट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 25 से 30 मन लेने वाला जो बंदा है वो बेहतर है कि उससे अगर लीज पे दे दे तो ज्यादा पैसे बनेंगे। मेहनत कहने का मतलब ये है कि मेहनत करें, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आउट ऑफ बॉक्स सोचें और हर जो बेहतर से बेहतर चीज है जैसे सावी के प्लेटफॉर्म से इसको सिर्फ सुने ना, इसके ऊपर अमल भी करें और जो आपको मसले पैदा हो वो सावी की तरफ दोबारा लेके आए। इंशाल्लाह ताला हम सारे लोग मिलके आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने सावी का काम और बढ़ा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि काम बढ़े ताकि जो है ना हम ये पढ़ने का सिलसिला चले। ये पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला है, ये सुन्नत नबी भी है, हम पढ़ें, सीखें, समझें। तो सावी का ये प्लेटफॉर्म पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो इसमें से अल्लाह मियां जो है वो तिजारत भी है, इसमें मतलब सारे जो सिलसिले वो भी है इंशाल्लाह मुंसलिक हैं। वो जो हम बात करते हैं इसमें ऑनेस्टी भी है, ठीक है। हम ज़मीन के जब अच्छे ख्याल रखते हैं, फसल का अच्छा ख्याल रखते हैं, उसके जो साथ दूसरी जो नबातात हैं, जो दूसरे जानदार जो परिंदे हैं, उनका भी आप पूरे एक अपने जो इकोसिस्टम उसकी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो जिम्मेदार जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, मतलब फूड सिक्योरिटी को भी और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करने में। तो इंशाल्लाह इसके बाद बात इंशाल्लाह जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। इसके साथ ही आज की सावी बैठक को जो है हम आज की महफिल को की नशिस्त को बर्खास्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर शामिल होंगे। और आप मीनवाइल आपको कोई क्वेश्चन हो सावी के, आप सिर्फ सावी अपने फ़ोन पे सर्च करें, आपको सावी की ऐप मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लें। उसमें आपको पूरी वीडियोस बनी हुई हैं चावल की फसल के बारे में, किसको किस तरह से जो है हम पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप करने, वो आप देखें। तो हम मटेरियल इसलिए बनाते हैं आप लोगों के पढ़ने के लिए। वो मत फिक्र करें कि इससे यूट्यूब के व्यू होंगे और सावी को इनकम होगी, आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक है जी। ठीक है जी, हमारी फिक्र ये है कि हम इससे जो है इल्म को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।